धन्यवाद बच्चों। तो अभी तक हमने पढ़ा निबंध लेखन के बारे में कि निबंध हम कैसे लिखें। तो उसमें हमने बताया निबंध लेखक के गुण और निबंध के गुण। निबंध लेखक के भी गुण होने चाहिए, उसको भाषा पर अधिकार होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, तब वह अच्छा लेखक होगा। और फिर निबंध के गुण, तो निबंध के गुण में आपने सीखा कि विषय के समस्त तत्वों पर चर्चा होनी चाहिए, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, और वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही वाक्य बार बार नहीं लिखा जाना चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियों से बचना चाहिए, जो वर्तनी छोटी और बड़ी की मात्रा होती है उससे बचना चाहिए। उपसंहार लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस पूरे निबंध का सारांश उसमें होता है, और उसके अंत में आपको देखना चाहिए कि शब्द सीमा जितने शब्दों में आपको लिखने के लिए दिया जाए। जैसे हमने शायद ये छोड़ दिया था, उपसंहार में पूरे निबंध का सारांश होना चाहिए। उपसंहार होता है अंत में, जो अंतिम पैराग्राफ होता है उसको उपसंहार कहते हैं, यानी अपना विचार। उपसंहार का मतलब होता है अपना विचार, जो अंत में आप लिखते हैं। अतः से शुरू होता है, अतः हम कह सकते हैं कि तब उसमें वर्णन किया जाता है। तो उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ दिया जाता है, और अंत में जो सातवां इसका गुण होता है निबंध का, कि शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहले ही आपको बता दिया जाता है कि विद्यालय पर निबंध 200 शब्दों में लगभग लिखें। तो लगभग 200 शब्दों के कहने का मतलब ये हुआ कि 190 शब्द भी लिख सकते हैं और 210 शब्द भी लिख सकते हैं। 10, 15, 20 शब्द ज़्यादा या कम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा कम बेस नहीं होना चाहिए। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखना है। और अब हम चलते हैं निबंध के भेद की तरफ। तो निबंध के 4 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध, दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध, तीसरा होता है विचारात्मक निबंध, और चौथा होता है भावात्मक निबंध। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्णनात्मक निबंध, यानी उसके बारे में वर्णन करना। वर्णनात्मक मतलब जो टॉपिक दिया गया है उसका विस्तार करना, वर्णन करना। इसमें अपनी कल्पना और अनुभव को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। जो वर्णनात्मक निबंध होते हैं, इसमें अपनी कल्पना और अनुभव को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। आप कितना कल्पनाशील हैं, कितना आप सोचते हैं, अपनी सोच को प्रकट करना पड़ता है और अपने अनुभव को प्रकट करना पड़ता है। किसमें? जिसमें आप वर्णन करते हैं। जैसे विद्यालय का वर्णन करते हैं तो अपने दिमाग से लिखते हैं कि विद्यालय में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या है, कितने रूम है, कितने शिक्षक, अपने दिमाग से की उपज से उसका वर्णन करते हैं। इसमें किसी एविडेंस या किसी सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, अपने दिमाग की ज़रूरत होती है वर्णन करने के लिए। लेकिन उसमें जब आप वर्णन करने लगते हैं तो उसमें उसके स्थान, वस्तु, उसके दृश्य आदि का क्रमबद्ध वर्णन करना चाहिए, इधर का उधर नहीं। शुरू करें तो शुरू से मध्य में जाए और तब अंत में जाए। दूसरा जो भेद होता है विवरणात्मक, इसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विषय पर अगर निबंध दिया गया हो जो कि विवरणात्मक है तो उसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर निबंध लिखने के लिए दिया गया, तो वार्षिकोत्सव का विवरण प्रस्तुत करेंगे आप, पिछले साल से तुलना करते हुए इस साल जो वार्षिकोत्सव हो रहा है उसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। पिछले साल हमारे चीफ गेस्ट ये आए थे, इस बार हमारे चीफ गेस्ट ये आए हैं। ये हो गया विवरण प्रस्तुत करना। इसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, कितने लोगों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, कितनों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये जो आप लिख करके जब बताएंगे तो ये विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो ये विवरणात्मक निबंध हो गया। तो विवरणात्मक निबंध में वार्षिकोत्सव
या विद्यालय, ये विवरणात्मक निबंध में आते हैं। उसके बाद से जो तीसरा है विचारात्मक निबंध, इसमें अपना विचार प्रस्तुत किया जाता है। किसी समस्या के प्रति जो अपना भाव होता है या विचार होता है उसको प्रकट करते हैं। इसमें किसी समस्या पर विचार प्रस्तुत किया जाता है, जैसे दहेज प्रथा, बेकारी की समस्या, नशाखोरी, जनसंख्या की समस्या, ये अपना विचार देना। जैसे दहेज प्रथा है, तो जब दहेज प्रथा पर आप निबंध लिखते हैं तो दहेज एक तरह की बुराई है। पहले दहेज दिया जाता था, अब दहेज लिया जाता है। तो देना तो क्षम्य है, कोई अपनी श्रद्धा से, अपने शौक से कुछ बेटी को देता है तो वह गिफ्ट होता है। लेकिन वही अगर मांग करके लिया जाता है कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये सामान चाहिए, तो वह दहेज कहलाता है। अपने मन से देना गिफ्ट है और मांग कर लेना दहेज है। तो गिफ्ट बुराई नहीं है, दहेज बुराई है। तो जब दबाव डाल करके लिया जाता है उसको दहेज पर प्रथा कहते हैं। तो इस पर विचार करके हम लिखते हैं कि दहेज कैसे हमारे समाज में बुराई है। तो ये विचारात्मक निबंध हो गया। उसी तरह से बेकारी की समस्या, बहुत सारे लोग बेकार पड़े हुए हैं, कि बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता है, घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, कहीं से कुछ पैसे नहीं कमाते हैं। तो इस पर विचार हम करते हैं और विचार करके लिखते हैं कि क्या करने से बेकारी ख़त्म होगी। उसी तरह से नशाखोरी, बहुत सारे लोग शराब पी लेते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं, तो ये नशाखोरी है, नशा करते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? जनसंख्या का विस्फोट हमारे भारतवर्ष में होता ही चला जा रहा है, जनसंख्या को रोकना जरूरी है। तो ये जनसंख्या, नशाखोरी, बेकारी और दहेज प्रथा, ये जो निबंध लिखने को दिया जाता है तो इस पर हम विचार प्रकट करते हैं, इसीलिए हम इसको विचारात्मक निबंध कहते हैं। और चौथा जो निबंध का भेद है वह है भावात्मक निबंध। पहला आपने देखा वर्णनात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा विचारात्मक और चौथा अब है भावात्मक निबंध। तो वह निबंध जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जिसमें आप अपना भाव प्रकट करते हैं, उसको भावात्मक निबंध कहते हैं। इस तरह के निबंधों में परोपकार, साहस, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस तरह के जो निबंध आते हैं उसको भावात्मक निबंध कहते हैं। परोपकार, मान लीजिए आपको लिखा दिया गया है कि परोपकार पर निबंध लिखिए, तो परोपकार क्या है? पर उपकार, पर मतलब दूसरे की और उपकार मतलब भलाई, दूसरे की भलाई करना परोपकार कहलाता है। तो हम दूसरे की भलाई के लिए क्या करें, कैसे अपने मन के व्यथा को, अपने मन के भाव को कैसे व्यक्त करें कि सभी लोग दूसरे की भलाई करने के लिए आतुर हो जाएं। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पेड़ पौधे अपना फल अपने नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए उत्पन्न करते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भक है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो इसमें परोपकार की भावना है कि जिस प्रकार वृक्ष कबहु नहीं फल भक है, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता। नदी न संचय नीर, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। अब परमार्थ के कारण है साधुन धरा शरीर, परमार्थ के कारण, दूसरों की भलाई के कारण साधु लोग शरीर का धारण करते हैं। तो ये आपका भाव हुआ, अपने मन का विचार हुआ जो प्रस्तुत कर रहे हैं आप, और इस तरह के निबंध को हम भावात्मक निबंध कहते हैं। और अब अंत में निबंध के अंग, अभी आपने पढ़ा निबंध के गुण, निबंध के भेद, और अब हो जाएगा निबंध के अंग। तो निबंध के 4 या 5 अंग बताए जाते हैं, जिसमें पहला अंग है परिचय या भूमिका। परिचय या भूमिका, इसको अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो जो भी निबंध का टॉपिक हमें दिया जाए उसकी भूमिका कैसे लिखें, भूमिका उसके ओरिजिन से शुरू होनी चाहिए, उसकी उत्पत्ति से शुरू होनी चाहिए, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई उस वस्तु की, वहाँ से शुरू होनी चाहिए। और इसके लिए उसके इतिहास में भी जाना चाहिए, तब हम आप
उसका परिचय अच्छे से लिख पाते हैं, वही उसकी भूमिका होती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि परिचय कैसे दिया जाए। परिचय उसके इतिहास में छुपी हुई होती है, इसलिए परिचय जब दें तो उसके इतिहास को भी देखें और वहाँ से शुरू करें, उसके ओरिजिन से शुरू करें जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। जैसे मान लीजिए आप विद्यालय पर निबंध लिखते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे आप लिखते हैं कि ब्रजकिशोर किंडरगार्टन हमारा विद्यालय है, या छपरा सेंट्रल स्कूल हमारा विद्यालय है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी वहाँ भी आपको जाना होगा, उसके इतिहास में जाना होगा, तब जा कर के उसका परिचय अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है। और दूसरा होता है विस्तार। विस्तार में बहुत कुछ लिख सकते हैं और कहीं से शुरू कर सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि कहाँ से शुरू किया जाए। उसके विस्तार में आप कहीं से ले लीजिए, शिक्षकों से शुरू कीजिए। जैसे विद्यालय पर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसका विस्तार आप शिक्षकों से शुरू कर सकते हैं, विद्यालय के भवन से शुरू कर सकते हैं, विद्यालय के परिसर से शुरू कर सकते हैं। कहीं से शुरू करके एक आधार बनाइए जहां से आप विद्यालय पर कुछ लिखने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके विभिन्न पक्षों का अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग पैराग्राफ में, 2-3 पैराग्राफ में उसका विस्तार होना चाहिए। उसकी विशेषता बताइए, उसकी कमियां हो तो वो भी बताइए, उसमें शिक्षक हैं उनके बारे में बताइए, या और कुछ आपकी नज़र में है उसके कमरों के बारे में बताइए, उसके बेंच के बारे में, शिक्षकों के स्वभाव के बारे में, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये सारी चीज़ें उसके वर्णन में, विस्तार में जाया जा सकता है। तीसरा जो पक्ष होता है इसमें निबंध का अंग होता है वो लाभ। जिस टॉपिक को दिया गया है उस टॉपिक पर आप जो लिख रहे हैं तो उससे आपको क्या लाभ है, तो उसके लाभ के बारे में बताइए। हर चीज़ का पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। यदि कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी हो सकती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे लाभ तो है लेकिन हानि नहीं है। तो अगर लाभ है तो लाभ लिखिए कि उससे आपको विद्यालय से क्या लाभ है। आपको शिक्षक की प्राप्ति होती है, यही लाभ है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये लाभ है। उससे हानि क्या है? अगर हानि नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए विज्ञान का चमत्कार है तो उसमें लाभ भी है और हानि भी है, क्योंकि विज्ञान ने ही बारूद बनाया, बम बनाया, और विज्ञान ने ही हवाई जहाज़ बनाया। एक लाभदायक है, एक हानिकारक है। तो कहीं लाभ हानि दोनों है, कहीं लाभ ही है और कहीं हानि भी है। और अंत में उपसंहार है। उपसंहार का मतलब होता है अपना विचार। अपना विचार यानी पूरे निबंध का सारांश देना उपसंहार कहलाता है। उपसंहार उस निबंध का अंतिम पड़ाव होता है जिसके अंतर्गत हम गागर में सागर भरने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि निबंध का लेखन कैसे किया जाता है। उसके अंतर्गत आपने देखा निबंध लेखक की कुछ विशेषताएं होती हैं, निबंध के गुण होते हैं, निबंध के भेद होते हैं और निबंध के अंग भी होते हैं। इन सारे पक्षों को देखने के बाद ही आप सही ढंग से कोई निबंध लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।